तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है नेक्स्ट फिजिक्स का, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन आई का कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये ह्यूमन आई की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ह्यूमन आई का स्फेरिकल शेप की होती है हमारी ह्यूमन आई रफली, ठीक है, स्फेरिकल शेप की होती है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड कॉर्निया, जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है। उसके बाद यहाँ पर दो मस्कुलर डाइफ्रेम्स होते हैं। ये जो मस्कुलर डाइफ्रेम्स हैं ये एक्चुअल में मसल्स हैं, इन्हें बोलते हैं आइरिस, ठीक है, आइरिस होता है। और इसके सेंटर में यहाँ पे होल है हमारी आँख में, ये होल है, ओपनिंग है आई के अंदर, जहाँ से लाइट हमारी आँख में जाएगी। तो ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। इसके बाद प्यूपिल से जब लाइट जाएगी अंदर तो फिर हमारे पास आता है हमारा मेन लेंस, दैट इज आई लेंस। ये आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हो गया हमारा आई लेंस। आई लेंस के एंड्स पर यहाँ पर मसल्स होते हैं। ये जो मसल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं इन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारे आई की स्क्रीन होती है। यहाँ पे ये जो इंटरनल वाली मैंने लेयर बनाई है ये है स्क्रीन ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड रेटिना। मतलब जो इमेज बनती है वो यही बनती है, ठीक है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाता है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। जो भी सिग्नल होता है वो ब्रेन को यहीं से जाता है, ठीक है। हमारी आईज के अंदर लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ एक लिक्विड फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ जो लिक्विड फील्ड होता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो लिक्विड होता है यहाँ पे फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और एक लिक्विड हमारा यहाँ भी होता है आई लेंस और आइरिस के बीच वाले जोन में, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड फील्ड होता है। ये वाला जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आंखों का पानी होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ह्यूमन आई का, समझे। अब इसके ये जितने भी मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखे हैं इन सबके हमें फंक्शंस को जानना है। और ये देखेंगे कि लाइट जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आई की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइट एंटर करती है, अगर मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाऊँ लाइट का, तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे आती है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट क्या आएगी, कॉर्निया पे आएगी। कॉर्निया क्या करवाता है, कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया का क्या फंक्शन है, लाइट की रिफ्रैक्शन करवाना। मतलब हमारी आंख में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होती है वो कॉर्निया पे ही होगी। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट अकर्स थ्रू कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, लाइट को बेंड करता है, और बेंड करके लाइट को कहाँ भेजता है, प्यूपिल में। प्यूपिल जो ओपनिंग है हमारी आईज की। तो कॉर्निया के बाद हमारी लाइट कहाँ एंटर करेगी, प्यूपिल में एंटर करेगी। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल है ओपनिंग, या यू कैन से दैट विंडो ऑफ आई। मतलब जब लाइट हमारी आईज में एंटर करेगी तो वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी, ठीक है। अब लाइट कॉर्निया से बेंड होकर प्यूपिल में गई, और प्यूपिल से फिर वो लाइट जाएगी किसके पास, आई लेंस के पास, ठीक है। प्यूपिल के बाद हमारी लाइट कहाँ जाएगी, आई लेंस के पास। आई लेंस क्या करेगा, आई लेंस फोकस करता है, फोकस लाइट रेज ऑन रेटिना। ये लाइट रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करवाएगा। मतलब आई लेंस का काम रिफ्रैक्शन कराना नहीं है, रिफ्रैक्शन कराने का काम जिसका है, कॉर्निया का है। बेंडिंग जो होती है ना लाइट की, बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो जो बेंड करता है लाइट को
वो कॉर्निया करवाता है, क्योंकि अलग अलग एंगल से लाइट हमारी आइज में एंटर कर रही होती है, तो कॉर्निया उसे सारी लाइट को बेंड करके किसकी तरफ भेज देता है, प्यूपिल की तरफ भेज देता है। ठीक है, प्यूपिल के बाद लाइट आई लेंस पे जाएगी। आई लेंस का फंक्शन क्या है, वो लाइट रेज को कहाँ जाके फोकस करेगा, रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। तो इसके बाद हमारी लाइट रेज कहाँ पहुंचेंगी, रेटिना के ऊपर पहुंचेंगी। रेटिना वो है, रेटिना क्या है, इट इज स्क्रीन ऑफ द आई, हमारी आंखों की स्क्रीन है। मतलब जो भी हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, रेटिना के बाद ये सिग्नल कहाँ जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन रेटिना को मिली है वो इंफॉर्मेशन अब ऑप्टिक नर्व कहाँ तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो लाइट रेटिना पे पहुंचने के बाद ये लाइट पहुंचेगी ब्रेन तक, और ब्रेन तक ये लाइट कौन लेके जाएगा, सिग्नल ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी। तो फाइनली ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। समझ गए आप मेरी बात? यानी ये मैंने एक पाथ बताया है कि लाइट क्या पाथ फॉलो करती है। कॉर्निया से स्टार्ट होके प्यूपिल, प्यूपिल से आई लेंस, आई लेंस से ऑन दी रेटिना, और रेटिना से सिग्नल जनरेट होता है और वो ब्रेन तक जाता है बाया ऑप्टिक नर्व। सो ये थोड़ा फंक्शनिंग है हमारे ह्यूमन आई। क्लियर है कि नहीं? अब इस पूरे प्रोसेस में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है फंक्शंस। हमें अलग अलग पार्ट्स के, जो आईज के अलग अलग पोर्शन है, उनके फंक्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, वो फंक्शंस आपने पढ़ने हैं। पहले इतना नोट कर लो। किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है बनाने में, बनाने भी मैंने इस तरह से बनाया कि आप इजीली इसको बना सको। ठीक है, अब आप सोचेंगे एग्जाम में ऐसा आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए। ठीक है, अगर आपको आएगा एग्जाम में तो फंक्शंस आएंगे अलग अलग पोर्शंस के, बनाना नहीं आया, बनाने का पॉसिबिलिटी कम है। आना चाहिए आपको बनाना, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। जो इनके फंक्शंस हैं अलग अलग ऑर्गन्स के, अलग अलग पार्ट्स के, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है, स्फेरिकल शेप की होती है ना ह्यूमन आई, तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्फेरिकल हमारी आई है, स्फेरिकल शेप की होती है रफली, तो इसका डायमीटर लगभग कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्टिक नर्व है, कान भी खुले रखा करो ना जब बोल रहा होता हूं मैं। ठीक है, हो गया सबका? तो ये जो डायग्राम है ये आप कह सकते हो पाथ ऑफ लाइट है ये। ठीक है, डायग्राम बन गया? नहीं तो गया और
ओए पाथ लिख ले, बातें कर रहा बेटा। पाथ चल रही है। डन सबका, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जो पोर्शंस हमने यहाँ लिखे हैं इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। नाउ जैसे अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्यूपिल का क्या काम है। प्यूपिल जो कि हमारी आंख की विंडो है, विंडो ऑफ आई, तो हेडिंग लगा दो फंक्शंस। अभी मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं, फंक्शंस लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। अब देखो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल विंडो की तरह है, विंडो ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। तो प्यूपिल अपने साइज को कम या ज्यादा करता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी लाइट आपकी आईज में एंटर कर रही है। अब जैसे इस वक्त डे टाइम है, तो डे टाइम में लाइट का अमाउंट अच्छा खासा है, एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लाइट है, तो प्यूपिल अपनी विंडो को कम खोलेगा, यानी उसकी ओपनिंग कम होगी, वो अपने आप को क्लोज करके रखेगा दिन के समय, क्योंकि लाइट अच्छी खासी अवेलेबल है सराउंडिंग में, ठीक है। तो जितनी अप्रोप्रिएट लाइट आंखों में चाहिए बस उतनी ही लाइट वो हमारी आइज में भेजेगा। तो प्यूपिल अपने साइज को कम करेगा, क्लोज करके रखेगा खुद को। अब जैसे ही शाम का समय होगा, रात का समय होगा, जब बाहर लाइट कम हो जाएगी, अब चीज़ों को देखने में हमें लाइट चाहिए होती है, तो जब बाहर लाइट कम हो जाएगी तो प्यूपिल अपनी विंडो को पूरी तरह ओपन करेगा, कंप्लीट ओपन हो जाएगा प्यूपिल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्यूपिल में एंटर कर सके और हम अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकें। इसका मतलब है प्यूपिल का काम है, ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज में एंटर करे ताकि हम चीज़ों को देख सकें। समझे या नहीं? क्योंकि ये विंडो है हमारी आंख की, अब ये ओपन या क्लोज होती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट बाहर है उस हिसाब से प्यूपिल अपने आप को ओपन या क्लोज करता है, ठीक है। सो बेसिकली प्यूपिल का काम क्या है, इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है किस चीज को, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, मतलब ह्यूमन आई में कितनी लाइट एंटर करेगी उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जाएगी, ठीक है। अब जैसे डे टाइम में क्या होता है, जनरली ड्यूरिंग डे टाइम जो प्यूपिल साइज है वो कम हो जाता है। प्यूपिल साइज जो है मतलब जो विंडो है वो अपना क्लोज कर लेता है खुद को, ठीक है। एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, और रात के समय कहने का मतलब है जब बाहर डार्क है, बाहर की सराउंडिंग डार्क है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए होती है, तो प्यूपिल साइज जो है वो इंक्रीज होता है, वो अपने साइज को बढ़ा लेता है, इंक्रीजेस, यानी प्यूपिल ओपन हो जाता है पूरी तरह ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आइज में पहुंच सके। तो ये प्यूपिल का फंक्शन है कि ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। अगर आप फ्रंट व्यू से देखें ना बच्चे, आप अपनी आई को फ्रंट व्यू से, तो फ्रंट से हमारी आई ऐसी दिखती है, तो ये जो बीच में सर्कल है ये होता है आइरिस, और इस सर्कल के अंदर एक और डार्क सर्कल है, ये होता है प्यूपिल। और ये प्यूपिल अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, जैसे अभी ये ऐसा है, ये बड़े साइज का भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये अपने साइज को कम या ज्यादा कर सकता है, विंडो ओपन या क्लोज हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी लाइट है। समझे या नहीं?
यस और नो? तो फ्रंट से देखने में ये हिस्सा जो है ये आइरिस होता है, और उसके अंदर भी एक और सर्कल होता है, बेसिकली वो विंडो होती है, बिल्कुल डार्क होता है, वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा आपको वो पोर्शन, तो वो प्यूपिल होता है। तो ये तो हो गया प्यूपिल का फंक्शन। इसके बाद बच्चे फंक्शन आता है आइरिस का। अब प्यूपिल अपने साइज को कम या ज्यादा करता कैसे? हमने कहा कि प्यूपिल जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेगा? मसल्स रेगुलेट करेगा। तो अब लेकिन प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करने में जो मसल्स हेल्प करते हैं वो आइरिस है, यानी आइरिस ही प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करता है, एंड अकॉर्डिंगली प्यूपिल रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आएगी आंखों में। ठीक है, तो अगला जो हमारा पार्ट है आई का वो है आइरिस। ये एक मस्कुलर डायफ्रेम है, इट इज अ मस्कुलर डायफ्रेम, मतलब बेसिकली ये मसल ही है एक तरह का, और मसल का काम है किसी ना किसी चीज में मूवमेंट लेके आना। तो आइरिस का यही काम है कि वो प्यूपिल में मूवमेंट लेके आएगा, प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करेगा। सो इट इज अ मस्कुलर डायफ्रेम विच कंट्रोल्स, ये क्या चीज कंट्रोल करता है? विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल जब अपने साइज को कम या ज्यादा करता है तो ये काम आइरिस की हेल्प से होता है। तो आइरिस वो मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर है या नहीं? तो ये आइरिस का फंक्शन हो गया। और आंखों का जो कलर होता है, जैसे किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लैक आईज होती हैं, तो वो एक्चुअल में आइरिस का कलर होता है। ठीक है, कलर ऑफ द आई इज ऑल्सो गिवन बाय आइरिस। अगर आपके आइरिस का कलर, इस पोर्शन का अगर आपका कलर ब्राउन है तो आपकी आंखें ब्राउन होंगी, किसी की डार्क ब्राउन होती हैं, किसी की आप देखते हो कि ब्लैक होती हैं कंप्लीटली। तो ये आइरिस का कलर होता है। जिसकी आंखों के आइरिस का कलर ब्लैक है तो उसकी आंखें पूरी ब्लैक होंगी, किसी की ब्राउन होगा तो उसकी आंखें ब्राउन होंगी। तो आइरिस कलर भी होता है, आईज में जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। ठीक है, इस कलर से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक नेचुरल वे है। इट इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। अलग अलग लोग हैं, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं है, वैसे सभी की आंखों का कलर भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, जो स्कैनिंग होती है आइरिस की स्कैनिंग होती है, वो जो आई डिटेक्ट होता है, किसी की पहचान होती है, एक तो फिंगरप्रिंट से होती है, एक आइरिस से होती है। जैसे फिंगरप्रिंट दो लोगों के मैच नहीं करते, वैसे ही आइरिस भी दो लोगों के मैच नहीं करते। समझ गए? तो इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन आई, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। क्लियर है ये चीज? लिख लो इसको भी, प्यूपिल और आइरिस का फंक्शन। तो साइड में हमेशा ध्यान बनाए रखना कि कॉर्निया से रिफ्रैक्शन होकर लाइट प्यूपिल में पहुंचेगी। अब प्यूपिल डिसाइड करेगा कि हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कम जानी चाहिए लाइट या ज्यादा जानी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि बाहर ज्यादा लाइट है तो वो कम लाइट भेजेगा, और बाहर अगर बहुत कम लाइट है तो प्यूपिल अपने साइज को बढ़ा लेगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों में भेजेगा, ताकि चीजें आपको दिखाई दें। अंधेरे में भी आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस समय आपका प्यूपिल पूरा ओपन हो जाता है। वो पूरा ओपन होकर कंप्लीट आइरिस के बराबर का हो जाता है। दिन में पूरा खुल जाता है। दिन में पूरा खुल जाए तो बहुत ज़्यादा लाइट आंखों में चली जाएगी और बहुत ब्राइटनेस आ जाएगी आंखों में, आपको चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। एक्सेसिव लाइट जब आईज में एंटर करेगी तो वो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी आंखों में कि चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। जैसे रात के समय हाई बीम आपकी आंखों में कोई डाल देता है, और वही होता है रात के समय आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो मोस्टली, तो प्यूपिल अपने साइज को पूरा कंप्लीटली ओपन करके रखता है। सडनली सामने से हाई बीम की लाइट आ गई, एकदम से लाइट आ गई, प्यूपिल को टाइम ही नहीं मिला क्लोज होने का, तो कुछ समय के लिए तो आपको चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती हैं, लाइट इतनी ब्राइट होती है। ऐसे सर लाइट बंद होती है, हम जैसे सो रहे होते हैं, हाँ। और एकदम से लाइट ऑन कर देते हैं तो ऐसे आँख में चुभती है वो हाँ। लाइट। तो भाई वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्यूपिल पूरी तरह ओपन होता है। अब जैसे अंधेरे में आप जैसे सुबह रात के समय मान लो आप सो रहे हैं, आपकी प्यूपिल पूरी तरह ओपन है, ठीक है, क्योंकि लाइट जा ही नहीं रही आइज में, प्यूपिल ने मैक्सिमम अपने साइज को बढ़ा लेना है। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे, प्यूपिल विंडो पूरी खुली हुई है, एकदम से लाइट ज़्यादा आ गई, सारी लाइट आपकी आइज में एंटर, तो एकदम से आप अपने आइज को
बंद कर लेते हो। फिर हमारी ये जो एक्सटर्नल मूवमेंट है ये हमारी हेल्प करती है इसको कंट्रोल करने में, कि जब तक आइरिस अपने साइज को मेंटेन नहीं कर लेता। समझ गए? तो इस तरह से ये इनके फंक्शन है। कोई डाउट? अब प्यूपिल और आइरिस के बाद कभी कभार पूछ सकते हैं, वैसे इतना भी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगला जो हमारा मेन है दैट इज द आई लेंस। आई लेंस का क्या फंक्शन है? वैसे मैंने वहां लिख दिया है पर फिर भी आप फिर से लिख लो। बच्चे, आई लेंस का काम रिफ्रैक्शन कराना बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे इसने लाइट को रिफ्रैक्ट किया है, रिफ्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, वो ठीक है, बट पर्टिकुलर इसका काम रिफ्रैक्शन नहीं है। ये लाइट को फोकस करता है। जैसे आप कैमरा लेते हो, कैमरे को आप घुमा के उसका फोकस करवाते हो ना कि इमेज क्लियर आए, बस ये काम आई लेंस का है। समझे कि नहीं? जो भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज आपकी आईज में जा रही हैं, उन लाइट रेज को आई लेंस ने रेटिना पे फोकस करना है, क्योंकि जब रेटिना पे फोकस करेंगे तभी आपको इमेज क्लियर दिखाई देगी। तो आई लेंस का काम है जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको रेटिना के ऊपर फोकस करवाना। सो बेसिकली आई लेंस क्या है? इट फोकसेस लाइट रेज ऑन रेटिना so that clear and distinct image can form on it, ताकि एक क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज रेटिना पे बन सके। इसलिए आई लेंस का काम है लाइट रेज को फोकस करवाना, सिर्फ फोकस करवाना। ठीक है? अब आई लेंस ये काम कैसे करेगा? तो जो हमारा आई लेंस होता है ये दिस इज डन बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस अपना कर्वेचर चेंज करता है, मतलब अपना जो आई लेंस का जो कर्व है उसको वो चेंज करेगा, अपने कर्वेचर को वो चेंज करता है। फ्लेक्सिबल होता है आई लेंस। कैसा होता है ये? यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में। हमारा जो आई लेंस है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कर्वेचर होता है इसका, मतलब ये अपने कर्वेचर को कम या ज्यादा करता है ताकि वो लाइट को प्रॉपर्ली कहाँ फोकस कर सके? रेटिना के ऊपर। देखो यार, जब हम पास की चीजें देखते हैं, कभी हम दूर की चीजें देखते हैं, तो हम अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हुई चीजों को देखते हैं। अब जब रेज अलग अलग डिस्टेंस से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है। अब मैं अभी आपको देख रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा दूर देखूंगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। अब इट मीन्स कि लाइट रेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, तो फिर आई लेंस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई लेंस अपने कर्वेचर को लगातार चेंज करता रहता है, क्योंकि जब आप अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे फोकस करते हो तो आई लेंस अपने कर्वेचर को कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है और इमेज को हमेशा रेटिना पे ही रखता है। क्योंकि आपने तो ये पढ़ के आए हो कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा। आपने 6 केसेस पढ़े ना कॉन्वेक्स लेंस के, कि आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आ रहे हो, इमेज डिस्टेंस दूर जा रहा है, इमेज दूर बन रही है जाके, यही हो रहा है ना। यानी एक बात तो क्लियर है कि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बदलते हैं तो उधर से इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होता है। बट आई लेंस के केस में ऐसा नहीं है, या आई लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस फिक्स है, क्योंकि आई लेंस भी उसी जगह पे और रेटिना भी उसी जगह पे, और इमेज रेटिना पे ही बनेगी हर बार, चाहे आप ऑब्जेक्ट को दूर रखो, चाहे पास रखो, चाहे जहां मर्जी रखो। तो इमेज डिस्टेंस को नहीं बदलना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लेंस का तो नेचर है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बदलने से इमेज डिस्टेंस बदलेगा। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करे, आई लेंस अपने कर्वेचर को बदले ताकि इमेज रेटिना पे ही रहे, इमेज डिस्टेंस फिक्स रहे। क्या फर्क है इस लेंस में और नॉर्मल लेंस में? यही फर्क है कि नॉर्मल लेंस का कर्वेचर फिक्स होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर उसका कर्वेचर फिक्स है तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या है? फिक्स होगी। तो अगर आपने लेंस की फोकल लेंथ फिक्स कर दी तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने से इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। समझ गए? बट आई लेंस क्या करता है? अपनी फोकल लेंथ को तो चेंज कर लेता है, फिक्स नहीं रखता।
बट इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखता है, क्योंकि उसको इमेज रेटिना पे ही बनानी है हर बार। तो ये जो फोकस करने का काम है ये आई लेंस करता है। आ रही है मेरी बात समझ आपको? एनी डाउट? आओ देखते हैं ये करता कैसे है। मैंने तो एक बार के लिए फंक्शन लिख दिया कि इसका काम है लाइट रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करना, इमेज रेटिना के ऊपर बनाना, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे हो। आप पास की चीजें देख रहे हैं, दूर की चीजें देख रहे हैं, कहीं और डिस्टेंस की चीजें देख रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसने रेज को मीट रेटिना पे ही करवाना है, इमेज रेटिना पे ही बनवाएगा। तो फोकस करने का काम है, और ऐसा करने के लिए वो अपने कर्वेचर में चेंज लेके आता है। अब जब कर्वेचर में चेंज आएगा तो ये काम कोई मसल्स करवाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज की मूवमेंट करानी होती है, जैसे प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करने के लिए मसल्स आइरिस हैं, वैसे ही आई लेंस की मूवमेंट के लिए, इसके कर्वेचर को बदलने के लिए सिलियरी मसल्स हैं। तो आई लेंस अपना कर्वेचर बदलता है, जिसकी वजह से वो फोकस कर पाता है चीजों को। समझ गए? क्लियर है ये चीज? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंक्शंस ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बच्चे जो सिलियरी मसल्स होते हैं, इट कंट्रोल्स, या आप रेगुलेट कह सकते हो, इट कंट्रोल्स द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। मतलब आई लेंस के कर्वेचर को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? सिलियरी मसल्स होते हैं। ये इसका काम है। हमने कहा ना कि वो कर्वेचर बदलेगा, पर बदलेगा किसकी मदद से? सिलियरी मसल्स की मदद से आई लेंस अपना कर्वेचर बदलता है, ठीक है? सो इट कंट्रोल्स द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस so that आई लेंस कैन एडजस्ट its focal length. Eye lens can adjust its focal length to form image on retina. तो बेसिकली कर्वेचर को एडजस्ट करता है वो, ताकि आई लेंस अपनी फोकल लेंथ सेट कर सके, एडजस्ट कर सके इमेज को रेटिना पे बनवाने के लिए। मतलब आई लेंस अपने आप फोकस नहीं करवा पाएगा, उसके लिए हेल्प चाहिए उसको सिलियरी मसल्स की। समझे कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये भी समझेंगे कि सिलियरी मसल्स ऐसा करते कैसे हैं, ठीक है? अगर आपने लिख लिया तो रब कर दूं, ऊपर वाला पोर्शन लिख लिया आई लेंस का। अब सिलियरी मसल्स कैसे करते हैं? अब मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, फिर मूवमेंट होती है किसी भी चीज में। अब जैसे बच्चे मेरा ये हाथ है, ये सीधा रहेगा, तो यहाँ जो मेरे मसल्स हैं, अगर ये मसल्स, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो मेरे मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब मैं कोई मूवमेंट करता हूं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। तो ये मसल्स की मूवमेंट आप देखो, यहाँ पे देखते ही, यहाँ पे डोले शोले भी देखते हो बंदों के, मेरे तो खैर नहीं है, पर वैसे आप देखते हो कि यहाँ से मसल्स किस तरह से चेंज होते हैं, मसल्स की मूवमेंट। यानी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है उस बेसिस पे मूवमेंट होती है। तो किसी भी चीज़ की मूवमेंट कैसे होती है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से। ठीक है, फैन नहीं होना आपने मेरा। ठीक है, समझ गए ना? तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आप देखते हैं। अब बच्चे जो सिलियरी मसल्स हैं, इसके लिए आप टेबल बना लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये लिख लिया, डन है ये? अब एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस जगह पर है। फर्स्ट कॉलम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे सिलियरी मसल्स का क्या रोल है, कि पोजीशन को देख के सिलियरी मसल्स क्या करेंगे। सिलियरी मसल से कर्वेचर में क्या चेंज आएगा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस। कर्वेचर में चेंज आने की वजह से
थिकनेस में क्या चेंज आएगा आई लेंस की, थिकनेस ऑफ आई लेंस, और थिकनेस ऑफ आई लेंस के चेंज होने से क्या फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा आई लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ऐसे आप एक टेबल कॉलम बना लो तो ज्यादा क्लैरिटी होगी चीजों की। तो ये हमने बना दिया एक टेबल, देखेंगे कौन सी चीज क्या क्या हो रही है। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं बड़ी जनरल वे में बात कर रहा हूं कि पास की चीजें और दूर की चीजें, जनरल सी बात है, सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। तो दो केस बनेंगे जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी नियर बाय, पास की चीजों को आप देख रहे हो। जब आप पास की चीजों को देख रहे हो तो आपके आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप पास की चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो फिर फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यस और नो? तो सबसे पहले जो केस है वो है नियर बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, यानी पास का ऑब्जेक्ट है। पास का ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ आई लेंस की क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस और नो बच्चे? क्योंकि अगर उसको पास की चीजें देखनी है तो अपनी फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? सर सिर्फ डिक्रीज क्यों डिक्रीज? क्योंकि पास की चीजों को देखने के लिए आपको कम डिस्टेंस पे फोकस करना है, तो कम डिस्टेंस पे फोकस करना है तो फोकल लेंथ को कम होना होगा। दूर की जगह पे आपको फोकस करना है तो फोकल लेंथ आई लेंस को बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा समझ गए ना आप मेरी बात? पास की चीजें देख रहे हैं तो फोकल लेंथ को कम होना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये फोकल लेंथ आई लेंस कम कैसे करेगा। अब जब फोकल लेंथ आई लेंस कम कैसे करेगा, इसके लिए जो हमारा सिलियरी मसल्स हैं, जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं, वो खुद को क्या करते हैं, फोकल लेंथ को कम करने के लिए, जब फोकल लेंथ कम होती है तो बेटा आई लेंस की थिकनेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? थिकनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, थिकनेस इंक्रीज कब होगी, जब कर्वेचर जो है, थिकनेस तब बढ़ेगी जब कर्वेचर इंक्रीज होगा। कर्वेचर के इंक्रीज होने से थिकनेस इंक्रीज होती है, और थिकनेस के इंक्रीज होने से फोकल लेंथ कम होती है। समझे कि नहीं? और कर्वेचर को बढ़ाने के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है सिलियरी मसल्स में। तो बेसिकली अब आप सारी कहानी समझ गए। जब आप पास की चीजों को देखते हैं तो हमारे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कर्वेचर जो है आई लेंस का वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आई लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। समझे या नहीं? अब इसको आप ऐसे भी समझो, डायग्रामेटिकली भी समझो, इसी में बना लो डायग्राम। चलो अलग से बना देंगे। दूसरा अपने पास है फार ऑफ ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट्स, फार अवे ऑब्जेक्ट, यानी दूर की चीजें देख रहे हैं आप। फार अवे ऑब्जेक्ट की जगह बेस्ट वर्ड है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या दूर की चीजें देख रहे हैं, दूर की चीजें देखने के लिए सिलियरी मसल्स खुद को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन होती है सिलियरी मसल्स में। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो कर्वेचर बच्चे कम हो जाता है, कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है, और थिकनेस भी डिक्रीज हो जाती है, और थिकनेस डिक्रीज होने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा आई लेंस होगा वो थिक आई लेंस होगा, और यहाँ पर जो हमारा आई लेंस है वो खुद को पतला कर लेगा, थिन कर लेगा। तो इस तरह से सिलियरी मसल्स अपने आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होता है आई लेंस के साथ, क्योंकि यही तो फंक्शन है सिलियरी मसल्स का, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। समझे कि नहीं? तो टेबुलर फॉर्म में याद रखोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा। समझ गए ये चीज? अब इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आई लेंस और सिलियरी मसल्स दिखाने वाला हूं अब, आई लेंस और सिलियरी मसल्स। तो बच्चे सपोज करो कि ये हमारा आई लेंस है, और ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं ऐसे, यहां से मैं सिलियरी मसल्स दिखा रहा हूं। तो ये हमारे सिलियरी मसल्स हैं, ऐसे करके कुछ बना दो, ठीक है? और ऐसे ही नीचे भी हैं।
ये नॉर्मल है, नॉर्मल से बात करते हैं। चलो ये नॉर्मल स्टेट में है ना? मतलब नॉर्मल थिकनेस है हमारे आइलैंड्स की, नॉर्मल थिकनेस ऑफ आइलैंड्स। अब क्या होगा, अगर बच्चे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, क्या बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो देखो क्या होने वाला है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सिलियरी मसल्स की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। देखो जब ये सिकुड़ेंगे, आप देखो जब आप किसी ये जब सिकुड़ना शुरू होंगे, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होना शुरू होंगे, तो इनकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी। आप किसी चीज को दबाते हो, सिकुड़ती है कोई चीज, तो वो थिकनेस अपनी कम कर लेती है लेकिन लेंथ अपनी बढ़ा लेती है। तो सिलियरी मसल्स अपनी लेंथ को बढ़ा लेंगे। अब आप ध्यान से देखो, इस सिलियरी मसल्स ने अपनी लेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़ से गए वो एक तरह से। सेम यहाँ पर भी यही होगा कि हमारे सिलियरी मसल्स काफी हद तक सिकुड़ गए हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब जब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जब ये सिकुड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ये लेंस को यहाँ से धकेल रहे हैं। मतलब कोई चीज जब ये अपने आप को कोशिश करेगा आगे लंबा करने की, तो ये लेंस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। सेम ये प्रेशर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। समझे या नहीं? मतलब लेंस दोनों तरफ से दबना शुरू हो जाएगा। जब लेंस दोनों तरफ से दबना शुरू हो जाएगा तो लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस की थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारा लेंस जो है उसका कर्वेचर बदल गया। देख लो आप, यहाँ पे थिकनेस बढ़ गई। बड़े अच्छे से ये डायग्राम बनाना है आपको। अब पहले का कर्वेचर देखो, कर्वेचर का मतलब भी समझो सारे, इधर ध्यान दो। इसके इसमें कर्वेचर कितना है कंपैरेटिवली, अगर आप कर्वेचर देखोगे कर्व तो है कम है, और इसमें कर्वेचर ज्यादा है। मतलब जब आई लेंस थिक होगा तो उसका कर्व ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी सिलियरी मसल्स की, तो जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होगा। कर्वेचर के इंक्रीज होने की वजह से थिकनेस जो है आई लेंस की वो इंक्रीज होगी, और थिकनेस बढ़ने की वजह से फोकल लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट? तो यहाँ पर हमारा आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, थिक आई लेंस हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। कर्वेचर इसका बढ़ गया। समझ आ गई ये बात? देखना इतना तो चौड़ा पहले नहीं था आपका, सिलियरी मसल जितना आप कर दिया। इधर भी यही हाल है। काट देते हैं ना थोड़ी सी, कटिंग सी हो जाती है इसके। ठीक है। इसको मैं छोटे देखते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने गुब्बारे को ना टांगे से बना रखा हो। टेबल तो सबका बन गया होगा, तो दूसरा डायग्राम भी फटाफट साथ साथ में बना लो। जब रिलैक्सेशन होगी सिलियरी मसल्स की, अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल स्टेट से देखते हैं, नॉर्मल थिकनेस से जब थिन होगी वो नॉर्मल थिकनेस आई लेंस जो है, अब यहाँ पे हमारे रिलैक्सेशन होगी सिलियरी मसल्स में। सिलियरी मसल्स में रिलैक्सेशन के बाद क्या होने वाला है, अब सिलियरी मसल्स अपनी लेंथ को कम कर लेंगे। सिलियरी मसल्स अपनी लेंथ को कम कर लेंगे, क्योंकि जब वो रिलैक्स होंगे तो वो रिलैक्सेशन होने के बाद उनकी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लंबे हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये काफी छोटे हो जाएंगे लेंथ वाइज। तो
तो जब ये लेंथ वाइज छोटे हो जाएंगे तो जो हमारा आई लेंस है वो काफी पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा हमारा आई लेंस। इसका कारण यह है कि जब ये पतले होंगे तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगाने की बजाय ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे। यानी पहले फोर्स दबाने वाली लगा रहे थे, अब फोर्स खींचने वाली लगा रहे हैं। समझे कि नहीं? अब जब आप किसी चीज को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी चीज। यही हुआ आई लेंस के साथ। पहले पुश था पुल है। हाँ, मतलब पहले दबा रहे थे, पुश कर रहे थे, अब खींच रहे हैं। क्योंकि रिलैक्सेशन जब होती है सिलियरी मसल्स की, रिलैक्स होने पे क्या होता है, वो अपनी लेंथ को कम करते हैं, जिससे कि वो साथ में लेंस को खींचते हैं बाहर की तरफ, जिससे कि हमारा लेंस पतला हो जाता है। और लेंस के पतले होते ही उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, रिलैक्स होने के लिए, सॉरी बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। हाँ जी, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लेंस को खींच लेते हैं, ऐसे कह रहे हो? वो खुद को रिलैक्स करते हैं। अब क्योंकि वो आई लेंस के साथ अटैच्ड हैं, तो जब वो रिलैक्स करेंगे तो उनके साथ कनेक्टेड क्या आई लेंस, तो वो अपने आप खींच जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो मूवमेंट होती है सिलियरी मसल्स की, इसी वजह से हमारे आई लेंस के कर्वेचर सेट होता है। अब आप कर्वेचर देख लो, इसका कर्वेचर ऐसा लग रहा है जैसे आप स्ट्रेट लाइन बनता जा रहा है। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा कर्व कम हो जाएगा ना, कर्व कम। तो कर्वेचर क्या हो गया? अब कर्वेचर काफ़ी कम हो गया इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। कर्वेचर कम हो जाएगा, उधर से थिकनेस भी कम हो जाएगी। थिकनेस कम होने की वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जैसा टेबल में लिखा है। ठीक है, समझ आ गई ये चीजें? तो ये ऐसे, दिस इज द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई वाले पार्ट से कुछ आएगा तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इस सेक्शन की है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? क्वेश्चन फ्रेम ऐसे होता है कि कैसे आई लेंस अपनी लाइट रेज को अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए रेटिना पे फोकस करता है। आई लेंस कैसे रेटिना पे फोकस करता है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आई लेंस जो है इमेज डिस्टेंस को चेंज नहीं करता, इमेज डिस्टेंस को चेंज नहीं करता, बल्कि अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। और उसके कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करते हैं सिलियरी मसल्स। और अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कर्वेचर जो है कॉन्ट्रैक्ट होने से कर्वेचर जो है बढ़ रहा है, ये सब चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, कोई डाउट? हो गया सबका ये? अब चलो, इमेज रेटिना पे भी बन गई। जब इमेज रेटिना पे बनती है, अब जो रेटिना है वो है स्क्रीन ऑफ द आई। नेक्स्ट है बच्चे रेटिना। रेटिना का क्या है? इट हैज, रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना हैज लाइट सेंसिटिव सेल्स which becomes active, जो एक्टिव हो जाते हैं when light by absorbing light energy, अब जैसे ही रेटिना के पास जो है ना, रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट रेटिना पे पड़ती है, जैसे ही लाइट रेटिना के ऊपर आके गिरती है, तो लाइट एनर्जी मिल गई रेटिना को। तो रेटिना के जो सेल्स हैं वो उस लाइट एनर्जी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिव होना मतलब एनर्जी आना। तो वो एक्टिव कैसे हुए? जब उनको एनर्जी मिल गई। तो जैसे ही लाइट रेज रेटिना पे फोकस की, रेटिना के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो रेटिना के जो ये सेल्स हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में सिग्नल कभी लाइट की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता। हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल ब्रेन को जाते हैं वो सब किस फॉर्म में जाते हैं? इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाते हैं। तो इस लाइट एनर्जी को ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना के हैं, ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे। समझे कि नहीं? सो बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, अब ये क्या करते हैं? दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स
these light sensitive cells converts light energy to इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। these electrical signal carries ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन। इनमें ही तो होती है सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमने इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो सारी इंफॉर्मेशन है, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन, वो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास ही होती है। These electrical signal carries optical information to the brain via optic nerve। तो ऑप्टिक नर्व की मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, ऑप्टिक इंफॉर्मेशन, वो ब्रेन तक ले जाएंगे। फिर ब्रेन का काम है, बाद में वो अपने आप आपको चीजें दिखाएगा। समझे या नहीं? एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो नोट करके कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बट ब्रेन इंटरप्रेट this signal to show erect image to us। रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, लेकिन ये हमारा ब्रेन का रोल है कि जो हमें चीजों को सीधा करके दिखाता है। समझे या नहीं? इंटरप्रिटेशन ये ब्रेन की है, यानी व्याख्या जो है, एनालिसिस ये ब्रेन का है कि जो इमेज रेटिना पे उल्टी बनी है उस इमेज को वो हमें सीधा करके दिखाता है ताकि हमें ऑब्जेक्ट सीधे दिखाई दे। तो ये काम ब्रेन का है। समझे या नहीं? अभी तक हम उल्टी इमेज देख रहे थे। हम तो सीधी ही इमेज देखते हैं मेरे भाई, लेकिन रेटिना पे जो इमेज बनती है वो बनती है उल्टी। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता तो ध्यान रखना कि रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, बट ब्रेन हमें उसको सीधा करके दिखाता है। समझे या नहीं? ये कोई डाउट है इसमें आपको? रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं लाइट एनर्जी आती है, और वो उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? अब बच्चे जो दो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, अब बात हो ही रही है, तो कौन कौन से लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये भी आप लिख लो। लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे रेटिना के पास दो हैं। एक होते हैं रॉड सेल्स, जिनकी शेप ही रॉड जैसी होती है, लंबी लंबी शेप होती है, और एक होते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, क्योंकि इनकी शेप ही कोन जैसी होती है और इनकी शेप रॉड जैसी होती है, इसलिए इनको रॉड सेल्स बोलते हैं। ये रेटिना के सेल्स हैं, समझे? अब रॉड सेल जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए? सेंसिटिव फॉर डार्कनेस, डार्कनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब जैसे रात के समय आपको देखने में जो हेल्प करते हैं वो रॉड सेल्स हेल्प करते हैं। रात के समय जब डार्कनेस होती है बाहर, तो ये रेटिना के रॉड सेल्स हैं जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रॉड सेल्स ना हो तो वो ऑर्गेनिज्म रात के समय नहीं देख सकता, ठीक है, वो नाइट ब्लाइंड होगा। रॉड सेल्स हैं तभी आप रात में किसी चीज को देख सकते हैं, समझ गए? तो डार्कनेस के लिए सेंसिटिविटी रॉड सेल्स की है और ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिविटी कोन सेल्स की होती है। अब कोन सेल्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव ही होते हैं। ब्राइट लाइट कह लो या सिंपल वर्ड्स में बोलो कलर्स कह लो। तो इसको याद कैसे रखोगे? सी फॉर कोन सेल एंड सी फॉर कलर्स, यानी कलर्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है कोन सेल्स। ROD में D आ रहा है, D से आप डार्क याद रखो। तो रॉड सेल्स डार्कनेस के लिए सेंसिटिव हैं और कोन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है। यानी दिन के समय कोन सेल्स बहुत हेल्प करते हैं और रात के समय रॉड सेल्स काफी हेल्प करते हैं। अब कुत्तों में कोन सेल नहीं होता, जो कुत्ते होते हैं उनमें कोन सेल्स नहीं होते, तो उन्हें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं।
जैसे हमें सारे कलर्स दिखते हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लू, हर तरह का कलर हम विजिबल है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के सेल्स हैं, रॉड सेल्स भी और कोन सेल्स भी। तो हम कलर्स भी देख सकते हैं और रात भी, नाइट विजन भी है हमारी। एप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास दोनों सेल्स हैं। पर कुत्तों के पास सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स होते हैं। कुत्ते रात में अच्छा देख सकते कुत्ते हैं, रात में अच्छा देख सकते हैं। बिल्कुल रात में अच्छा देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास रॉड सेल्स होते हैं। और पर वो कलर्स नहीं देख सकते, इसलिए दिन के समय भी उन्हें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। रात को तभी उनकी आंखें चमकती हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट आने पे भी उनकी आईज चमकती हैं, उनके जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा एडवांस ज़्यादा होते हैं, हमसे ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी विजन रखते हैं रात के समय हमसे कंपैरेटिवली। और पर दिखता उनको ब्लैक एंड वाइट ही है। दिन के समय भी ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, क्योंकि कौन सेल है ही नहीं, वो ब्राइट लाइट को सेंस ही नहीं करते। क्लियर है कि नहीं ये चीज़? तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उनका भी मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के सेल्स होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो आज इतना ही करेंगे। हाँ एनसीईआरटी में है नहीं। हाँ, ये पोर्शन तो है, पर इनके नेम नहीं है पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो इतना ही करते हैं। ये आपकी ह्यूमन आई की सारी फंक्शनिंग खत्म होगी, इनके जो पार्ट्स थे उनके भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी फिर कल की क्लास में करते हैं।